Hello everyone. Today we are going to see part 2 of our top 200 questions of polity. इसमें मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं और कुछ नए क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसलिए इस लेक्चर को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा। और फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इसके आने वाले जितने भी लेक्चर हैं आपको मिल सके, एक भी लेक्चर आपसे मिस ना हो। सो लेट्स स्टार्ट। Who decided on the issue related to the disqualification of a member of Lok Sabha under 10th schedule? तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ होता है, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ होता है और एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ये 52nd अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसमें आया था। ये कब 1985 में इंट्रोड्यूस किया गया था इसको, ठीक है। और जो डिस्क्वालिफिकेशन करते हैं वो कौन करते हैं? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ये उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिस्क्वालिफिकेशन करने की मेंबर की, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ 52nd अमेंडमेंट 1985 दैट इज एंटी डिफेक्शन लॉ और ये 10th शेड्यूल में है, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ इट इज इन द 10th शेड्यूल। नेक्स्ट, the idea of residual powers in the Indian constitution is derived from the जो आइडिया है रेसिडुअल पावर, जैसे कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट बेसिस पे। और जो रिमेनिंग जो लिस्ट जो आइटम बच जाते हैं वो रेसिडुअल्स कैटेगरी में आ जाते हैं। जो रेसिडुअल्स पावर्स जो होती हैं जो रिमेनिंग कैटेगरीज की वो पार्लियामेंट उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, पार्लियामेंट उसमें डिसीजन लेता है। तो ये हमने कनाडा से लिया था, ठीक है। द आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर्स हमने कनाडा से लिया था, ओके। नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट इंदिरा गांधी, सेकंड श्री माओ बंदार नाइके, थर्ड इज गोल्डा मेयर एंड द फोर्थ इज एलिजाबेथ दोमित्रे। हियर द राइट आंसर इज श्री माओ बंदार नाइके। ये फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी वर्ल्ड की, ओके। और सी इज फ्रॉम श्रीलंका, ठीक है। वो श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर थी। दिस इज इंपॉर्टेंट, वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करती थी? दैट इज श्रीलंका। नेक्स्ट, which of the following articles of the Constitution of India is related to the Uniform Civil Code? Article 44, 46, 45, 43. Here the right answer is Article 44. तो आर्टिकल 44 है वो रिलेटेड है यूनिफॉर्म सिविल कोड से, एंड अंडर यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑल मैन एंड वुमेन आर इक्वल। और जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इट इज अ पार्ट ऑफ द डीपीएसपी दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ एंड ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। डीपीएसपी का ये पार्ट है। और जो डीपीएसपी जो है ये पार्ट 4 में है कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। और आर्टिकल जो आता है डीपीएसपी का वो आता है 36 से लेके 51 तक, ठीक है। और जो ये कॉन्सेप्ट है डीपीएसपी का ये हमने आयरलैंड से लिया है। कौन सी कंट्री से? आयरलैंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो डीपीएसपी है ये न्याय योग्य नहीं है और एंड दिस इज ओनली फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर। ये वेलफेयर के कॉन्सेप्ट से हमने इसको अपनाया है, ठीक है। और ये न्याय योग्य नहीं है। तो हियर द राइट आंसर इज आर्टिकल 44। नेक्स्ट, the Constitution of India was amended for the first time in which year? 1961, 1960, 1951, 1954. Here the right answer is 1951 में फर्स्ट टाइम जो अमेंडमेंट किया गया था
और ये पर्टिकुलरली एक लैंड रिफॉर्म था। ओके, ये क्या था? एक लैंड रिफॉर्म था। ओके, ये पर्टिकुलर क्या था? ये पर्टिकुलर एक लैंड रिफॉर्म था। और इसमें क्या था, जो जमींदारी सिस्टम था उसके एबॉलिश किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, फर्स्ट टाइम कब किया गया था? 1951 में। और ये पर्टिकुलरली क्या है? लैंड रिफॉर्म था, जो जमींदारी सिस्टम थी उसको एबॉलिश किया गया था इसमें। ओके, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पॉपुलर चैम्बर? पॉपुलर चैम्बर किसे कहते हैं? राज्यसभा, ग्राम सभा, लोकसभा, स्टेट असेंबली। आंसर इज लोकसभा। लोकसभा को पॉपुलर चैम्बर बोलते हैं। ठीक है, और इसके अदर नेम भी है, जैसे कि लोकसभा को लोअर हाउस भी बोलते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स भी बोलते हैं, फर्स्ट चैम्बर भी बोलते हैं। ओके, ऑल दीज नेम आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो एग्जाम में कोई से भी नेम करके पूछ सकता है कंफ्यूज करने के लिए। और राज्यसभा को हम जैसे कि काउंसिल ऑफ स्टेट, अपर हाउस और सेकंड चैम्बर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट। In India, which of the following articles of the Constitution of India provides for the formation of new state? नए स्टेट फॉर्मेशन के लिए कौन सा आर्टिकल रिस्पॉन्सिबल होता है? आर्टिकल 9, आर्टिकल 2, आर्टिकल 1, आर्टिकल 3? Here the article 3 is responsible for the formation of a new state. नए स्टेट बनाने के लिए जो भी स्टेट के काम होते हैं हम आर्टिकल 3 के अंदर होते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट। The maximum number of nominated members to Lok Sabha. Here the right answer is 2. दो मेंबर होते हैं जो कि नॉमिनेटेड किए जाते हैं लोकसभा में बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा ये नॉमिनेशन होता है। और ये दो मेंबर जो होते हैं ये होते हैं एंग्लो इंडियंस। ठीक है, नेक्स्ट। Who takes the final decision on whether a bill is a money bill or not? A finance minister, second speaker, third vice president, and fourth the prime minister. जो फाइनल डिसीजन होता है कि दैट अ बिल इज मनी बिल और नॉट, इट इज इन द हैंड ऑफ दैट इज स्पीकर ऑफ द लोकसभा। जो स्पीकर होते हैं उनके पास ये डिसीजन होता है। ठीक है, एग्जाम में ये कई बार पूछा है क्वेश्चन, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ writ आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बेसिकली 5 प्रकार की रिट होती हैं एंड इट इज गिवन इन द आर्टिकल 32। ओके, आर्टिकल 32 में ये दिया हुआ है। और जो रिट ये वर्ड है, जो रिट जो टर्म है, ये हमने इसको कहां से लिया है? ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, हमने इसको ब्रिटेन से लिया है ये रिट वर्ड। और 5 प्रकार की रिट जैसे कि हेबस कॉर्पस होती है, मैडमस होती है, प्रोबिशन होती है, सेरिटोरी है, एम क्यू वारंटो है। ठीक है, अगर किसी भी एक इंडिविजुअल सिटीजन का अगर उसको लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स उसका मतलब उल्लंघन हुआ है, तो वो रिट्स के तहत आर्टिकल 32 के तहत वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ओके, इट इज particularly given to safeguard the fundamental rights of an individual. Okay, so here the right answer would be 5. Next question. Under which article President of India can proclaim constitutional emergency? Article 350, Article 352, Article 312, Article 280. Here the right answer is Article 352.
आर्टिकल 352 के तहत प्रेसिडेंट जो है वो प्रोक्लेम कर सकते हैं, वो इम्पोज कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। ओके, एंड आर्टिकल 352 के तहत क्या आता है, नेशनल इमरजेंसी आती है। एंड नेशनल इमरजेंसी अभी तक अपने इंडिया में 3 बार इम्पोज की गई है। दैट इज फर्स्ट इन 1962 में, दैट इज इंडो चाइना वॉर। देन इसके बाद 1971 में, दैट इज इंडो पाकिस्तान वॉर। देन 1975 में। ठीक है, 3 बार नेशनल इमरजेंसी इम्पोज की गई है। और नेशनल इमरजेंसी इम्पोज की जाती है एट द टाइम ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। ओके, सो हियर द राइट आंसर इज आर्टिकल 352। ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इंडिया adopted constitutional amendment from which country's constitution? इंडिया ने constitutional amendment कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन या आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन? ये द राइट आंसर इज साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है साउथ अफ्रीका से लिए हैं, इट कम्स अंडर आर्टिकल 368। ये 368 आर्टिकल के अंदर आता है। इसमें हमें जो भी अमेंडमेंट करने होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो अंडर आर्टिकल 368 हम करते हैं। ओके, और यहाँ फ्रेंच फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? ये हमने प्रिंसिपल्स लिए हैं। किसके प्रिंसिपल्स लिए हैं? लिबर्टी हो गया, देन इक्विलिटी है, एंड देन फ्रेटर्निटी। ये इसके प्रिंसिपल्स हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। जर्मनी से हमने क्या लिया है? जर्मनी से जो सस्पेंशन हो जाते हैं फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी, वो हमने इसका जो कॉन्सेप्ट है हमने जर्मनी से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। आयरलैंड से तो हमने बात करें तो हमने इससे अभी बताया था मैंने, डीपीएसपी लिया है हमने। ठीक है, एंड जो इलेक्शन होते हैं, इनके इलेक्शन जो कॉन्सेप्ट है इलेक्शन का प्रेसिडेंट के, ठीक है, जो प्रोसीजर है इलेक्शन का प्रेसिडेंट का, वो हमने आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। ओके, तो हियर द राइट आंसर वुड बी साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लिए हैं। नेक्स्ट, which article cannot be suspended even during emergency? Article 19, Article 20 and 21, Article 22 and 23, Article 24 and 25. Here the right answer would be Article 20 and 21. आर्टिकल जो ये वाले हैं 20, 21, ये सस्पेंड नहीं होते हैं इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, और आर्टिकल जो 20 है ये है प्रोटेक्शन है इन केस ऑफ कॉन्विक्शन फॉर ऑफेंस। ठीक है, एंड आर्टिकल 21 ये राइट टू लाइफ है एंड पर्सनल लिबर्टी के रिलेटेड है। नेक्स्ट, which of the following is justiciable in nature? Fundamental duties, DPSP, fundamental rights, none of the above. Here the right answer is fundamental rights. Okay, बाकी जो above हैं fundamental duties, ये तो एक वेलफेयर एक हमने इसको अपनाया था जो कि ये न्याय बेस्ड नहीं है। ठीक है, डीपीएसपी इसको हमने वेलफेयर पर्पज से अपनाया हुआ है। ठीक है, ये आइलैंड से हमने इसका कॉन्सेप्ट लिया हुआ है, ये भी न्याय बेस्ड नहीं है। ओके, देन दिस इज ओनली फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर। एंड फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 32 के अंदर आता है। अगर आपका फंडामेंटल, आपको लगता है कि आपका फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन किया गया हुआ है, आपको राइट्स नहीं दिए गए हैं आप, ठीक है, तो आप आर्टिकल 32 के तहत आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो जो जस्टिसिएबल कौन है? फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट,
Which fundamental rights abolished by the 44th Amendment? Right to liberty, right to property, equality, या right to religion? Here the right answer is right to property. राइट टू प्रॉपर्टी को एबॉलिश कर दिया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है। एंड इसको लीगल राइट कन्वर्ट कर दिया गया है। इसको लीगल राइट बना दिया है, ओके। और पहले 7 फंडामेंटल राइट्स थे हमारे पास, बट आफ्टर 44th अमेंडमेंट अब हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हो गए हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट, राज्यसभा मेंबर्स हैज अ टेन्योर ऑफ 6 ईयर, 8 ईयर, 4 ईयर या 2 ईयर्स? Here the right answer is 6 ईयर, ठीक है। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका जो टेन्योर होता है वो 6 साल का होता है, ठीक है। एंड लोकसभा 5 ईयर। रिपब्लिक मीन्स ultimate power is held by the monarch, the people, the winning party, the minister। देखो, here the right answer is the people, क्योंकि इसमें क्या होता है, रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो सुप्रीम पावर है वो लोगों के पास है, पीपल के पास है, ठीक है। और उनके द्वारा जो लोगों के द्वारा जो चुने गए इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी पावर्स है, ठीक है। तो रिपब्लिक का मतलब होता है अल्टीमेट पावर किसके पास है, वो पीपल, लोगों के पास है। तो हियर द राइट आंसर वुड बी द पीपल। नेक्स्ट, व्हाट डज द व्हील इन द नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट? स्पीड, second truth, third growth, and fourth is future. Here the right answer is truth। जो व्हील होता है, ओके, उसमें 24 स्पोक्स होते हैं। नेशनल फ्लैग में वो ब्लू कलर से होता है, ओके। और वो रिप्रेजेंट करता है धर्म, ट्रुथ और सत्य, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ट्रुथ। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज ड्राफ्टेड एंड इनेक्टेड इन विच लैंग्वेज? English, Hindu, Tamil, and Telugu? राइट आंसर इज इंग्लिश। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ड्राफ्ट किया गया है और इनेक्ट किया गया है इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। नेक्स्ट, यूनियन लिस्ट कंटेन्स, यूनियन लिस्ट में कितने आइटम्स हैं? 66 आइटम्स, 47 आइटम्स, 97 आइटम्स या 100 आइटम्स? राइट आंसर इज 100 आइटम्स। देखो, यूनियन लिस्ट में वो आइटम्स इंक्लूड किए जाते हैं जिसमें क्या होता है कि जो पावर होती है इन दी डिसीजन मेकिंग ऑल दिस इन दिस 100 आइटम्स वो पार्लियामेंट के पास होती है, ठीक है। पार्लियामेंट उसमें पावर लेता है, डिसीजन लेता है। और इसमें 100 आइटम्स इंक्लूड होते हैं। इसमें जो इस लिस्ट में स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता, ओके। यूनियन लिस्ट सेंटर का ही इसमें डिसीजन मान्य होगा, दैट इज ओके। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 100 आइटम्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये आइटम्स जितने हैं ये एग्जाम में पूछ लेता है, ओके, एग्जाम्पल देके कई बार। नेक्स्ट, द स्टेट लिस्ट कंस्टिंग हाउ मेनी आइटम्स? 67, 47 आइटम्स, 99 आइटम्स, 66 आइटम्स? Here the right answer is 61 items। 61 items होते हैं स्टेट लिस्ट में। इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी पावर डिसीजन जो लेता है वो स्टेट लेता है, ओके। नेक्स्ट, the concurrent list contains
47 items, 52 items, 66 items and 97 items. राइट आंसर इज 52 आइटम्स। इसमें क्या होता है, जो भी लिस्ट, जो भी आइटम्स होते हैं ये कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर, वो आइटम्स यूनियन लिस्ट के भी अंदर, इसमें सेंटर भी इसमें डिसीजन ले सकता है अपना, और स्टेट भी ले सकता है अपना डिसीजन। ओके, ये दोनों के अंतर्गत आते हैं, सेंटर के भी अंतर्गत आते हैं और स्टेट के भी अंतर्गत आते हैं। बोथ द गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजन ऑन दिस 52 आइटम्स दैट आर अंडर कॉन्करेंट लिस्ट। और जो कॉन्करेंट लिस्ट जो है, ये पावर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है अंडर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड दिस कॉन्करेंट लिस्ट, ये 7th शेड्यूल में दिया हुआ है। दिस इज इन 7th शेड्यूल। ओके, और जो कॉन्करेंट लिस्ट है ये हमने, इसका जो आइडिया है ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, द सरकारिया कमीशन वाज अपॉइंटेड फॉर टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू द पंजाब क्राइसिस, टू एग्जामिन सेंटर एंड द स्टेट रिलेशन, टू रिजॉल्व डिस्प्यूट ओवर शेयरिंग ऑफ कावेरी वाटर, या फोर्थ, to examine the working of the people under public sector undertaking. Here the right answer is सरकारिया कमीशन ये एग्जामिन करने के लिए थी सेंटर और स्टेट के रिलेशंस के लिए। ठीक है, और इसकी स्थापना, स्टैब्लिश किया गया था इसको 1983 में, इसका गठन हुआ था। ओके, द सेकेंड वुड बी द राइट आंसर। Next, India is a union of state. It means it is more centralized, it is more decentralized, it is a confederation, and none of the above. आंसर इसमें होगा इट इज मोर सेंट्रलाइज्ड। ये यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी स्टेटों को मिला के एक संघ है, एक यूनियन बनता है। ठीक है, और इसमें जो स्टेट्स हैं, अपने जो राज्य हैं, वह उनके पास राइट नहीं है कि वो इस यूनियन से, ठीक है, अलग हो सके और वो अलग से अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। ठीक है, वो फेडरेशन से अलग नहीं हो सकते हैं। ओके, स्टेट के पास एक एडमिनिस्ट्रेशन दी गई है, डिवाइड किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन को, डिसेंट्रलाइज किया गया है, बट इट इज ओनली फॉर मेन पर्पस, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन करने में आसानी जाए। बट जो यूनियन ऑफ स्टेट है ये मोर सेंट्रलाइज्ड है। स्टेट उस फेडरेशन से, उस संघ से, उस यूनियन से अलग नहीं हो सकते हैं, ये उनके पास राइट नहीं है, उनको सेंटर का ही डिसीजन मानना पड़ेगा। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा इट इज मोर सेंट्रलाइज्ड। नेक्स्ट, द कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट इज ऑपरेटेड बाय। ये क्वेश्चंस मैं कई बार करा चुका हूं, तो आपका ये होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ये आपको, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर सही क्या होगा, गवर्नर, द स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, या ऑल ऑफ द अबव जॉइंटली। ओके, कमेंट करके बताइए आप मुझे वाला क्वेश्चन। ये हमारे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और इसके आगे भी ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। और जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और इस चैनल को वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू।